वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस स्टोरीज। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तन्वी सचान। आज हम शुरू करने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो विमेन का स्ट्रगल था, उन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली और वो उनकी क्या डिमांड्स थी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन विमेन स्ट्रगल। फ्रेंच सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान विमेन्स का जो भी स्ट्रगल था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे रहा था। आप किसी भी टाइम की, किसी भी वक्त की विमेन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, विमेन की जो डिमांड रही है वो सिर्फ ये कि हमें इक्वालिटी दी जाए, हमें लिबर्टी दी जाए अपने मन की चीजें करने के लिए, कि हमें जॉब करना दिया जाए, हमें पढ़ाई करने दिया जाए। तो यहाँ पे विमेन फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही थी। जो थर्ड स्टेट की विमेन होती थी, उन्हें अपने मेल जो मेंबर्स होते थे घर के, उनके साथ काम करना पड़ता था, क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी होता था फ्रेंच सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल बैटल फील्ड में उनके हस्बैंड या उनके सन वगैरह गए हैं और वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, तो अब घर का काम कौन करेगा, घर का लाइवलीहुड कौन देखेगा। जो घर की बेसिक जरूरतें हैं जो हमने सबसिस्टेंस क्राइसिस के वक्त पढ़ी थी, वो क्राइसिस ना आए तो विमेन को बाहर जाना पड़ता है। अब जब विमेन बाहर जाती थी तो बहुत दफा, बल्कि बहुत दफा ना कह के कहना सही होगा कि हर बार हर जगह उनकी वेजेस मेन से कंपेयर टू मेन कम होती थी। काम वो दुगना कर रही है, काम वो बराबर कर रही है, पर वेजेस कम है। तो ऐसे ही विमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो बहुत फेमस क्लब्स बनाए, काफी सारे फेमस क्लब्स थे, बट इनमें से जो मेजर प्रोमिनेंट क्लब्स थे उनका नाम यहाँ पे दिया है द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये ऐसे दो क्लब फेमस थे जो कि विमेन राइट को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे ये क्लब्स ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ के जो मेन विमेन लीडर्स होती हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है विमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर सिविल लॉज इंट्रोड्यूस होते होते विमेन के पास सर्टेन राइट्स आ गए थे। अब सोसाइटी में जितने भी मेल डोमिनेटिंग फैमिलीज रही थी फ्रेंच सोसाइटी में, क्योंकि कुछ काफी ज्यादा एजुकेटेड मेंबर्स भी थे, वो अपनी डॉटर्स को फोर्स नहीं कर सकते थे शादी करने के लिए जल्दी, विदाउट कि उनकी अभी एज नहीं हुई, पढ़ने का समय है। स्कूल्स लड़कियों के लिए भी कंपलसरी कर दिए गए थे और जो डाइवोर्स था उसे भी लीगल प्रोसेस बना दिया गया था। तो उनके पास ये सर्टेन राइट्स आ गए थे। अब बहुत सारी लड़कियां जो विमेन थी फ्रेंच सोसाइटी की, वो स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकती थी और वो अपनी मन की शादी भी कर सकती थी, मतलब अपने पसंद से किसी से शादी कर सकती थी। थ्रू आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन विमेन की सिर्फ मेजर डिमांड थी कि उन्हें इक्वालिटी और सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले। बट आप देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन 10 साल में खत्म हो गया, 1789 से स्टार्ट हो गया 1799 में। बट जो विमेन का स्ट्रगल था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद भी कई साल तक कंटिन्यू रहा। और फाइनली विमेन को जब उनके सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन मिलते हैं, वो कब, 1946 में। आप सोच सकते हैं कितने साल बाद उनको ये पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, जब इंडिया भी इससे एक साल बाद आजाद हुआ था। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ था यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में। कहा जाता है कि आज का जितना भी मॉडर्न डे यूरोप एंड ये अमेरिका है, ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका की देन है। क्योंकि आपको पता है इस ट्रायंगुलर ट्रेड में अफ्रीका से लोगों को उठा उठा के भर भर के शिप्स, कार्गो शिप्स वगैरह में छुपा कर लाया जाता था और अमेरिका और यूरोप में उन्हें बेच दिया जाता था काम करने के लिए। क्योंकि वहां पे हर जगह वेस्टर्नाइज कंट्री में, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहां पे इतना ज्यादा लेबर नहीं था, तो इनको बंधुआ मजदूर, फोर्स्ड लेबर बना दिया जाता था। तो बहुत ज्यादा खराब हालत थी अफ्रीका की उस टाइम पे। इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ पास नहीं करा गया था फ्रांस सोसाइटी में। इन 1794 अब कन्वेंशन का मतलब एक असेंबली बिठाई गई थी, जिसमें फाइनली इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए स्लेव्स को फ्री करने का ऑर्डर दिया गया। बट स्लेवरी री इंट्रोड्यूस हो जाती है 1804 में, जब नेपोलियन बोनेपार्ट अपने आप को मोनार्क घोषित कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद स्लेवरी फ्रांस में री इंट्रोड्यूस हो गई है। जो स्लेवरी 1804 में री इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो फाइनली 1848 में सारी फ्रेंच कॉलोनीज से खत्म कर दी जाती है, अबॉलिश कर दी जाती है और स्लेव्स को फ्री कर दिया जाता है। थ्रू आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799, 10 ईयर का जो हमें रेवोल्यूशन पड़ा है अभी तक, उसमें और भी काफी सारे चेंजेस आए थे जो कि हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में।
इधर 1789 में विमेन, मेन और चिल्ड्रन, जो मेजर चेंज आया था वो था बैन ऑन सेंसरशिप। सेंसरशिप में ये था कि आप कोई भी ऐसा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसमें किंग की क्रिटिक हो, मतलब आप किंग के अगेंस्ट जाके कोई भी न्यूज़पेपर में या अपनी बुक्स में ऐसे आर्टिकल्स नहीं लिख सकते जिसमें किंग की बुराई बताई गई हो। आपको हमेशा किंग को प्रेज ही करना है। उनकी जिंदगियों में बहुत सारे बदलाव आए थे। आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना ऑन डेली बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मान दिया गया था। हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडिया जो कि हमें ड्यूसो और मोंटेस्क्यू की किताबों से पता चले थे, वो ओपनली डिस्कस होते थे। कहाँ पर? कॉफी शॉप्स में, सलोन में, कि लोग आइडियाज डिस्कस कर सके। और जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको लोग पढ़ के सुनाते थे कि आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या आइडियाज प्रोपोगेट हो रहे। तो आइए आगे पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का रोल। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को क्राउन कर लेता है, फ्रांस का राजा बन जाता है। उसने बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज भी जीती थी और वहां पे न्यू डायनेस्टीज को बनाया था, और उन न्यू डायनेस्टीज में उसने अपने फैमिली मेंबर्स को संभालने के लिए गद्दी दे दी थी। और वो अपने आप को एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी समझता था। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का टर्म यूज हुई है, जिसका मतलब है कि जो यूरोप का पूरा इतिहास है ना वही बदल सकता है, और यूरोप को अच्छी तरीके से जो मॉडर्न कर सकता है और एक सफलता के लेवल पे लेके आ सकता है, वो कौन था? नेपोलियन। वो ऐसा समझता था, ऐसा था नहीं, वो अपने आप को एज अ समझता था और बोलता था कि वो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप है। उसने सिविल कोड भी इंट्रोड्यूस करे थे जिसमें उसने राइट टू प्रॉपर्टी का दिया था सबको राइट। उसने अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम, और उसने लिबर्टी जैसे आइडियाज को प्रोपोगेट करा था बहुत लार्ज स्केल में। वो अपने आप को लिबर्टर भी बोलता था कि मैं एक ऐसा इंसान हूं, एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो कि सबके लिबर्टी आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है। पर बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही वो अपने आप को इस टाइम 1804 में घोषित करता है एम्परर, और फाइनली उसको हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में, जो कि 1815 में हुई थी। तो आज का ये लेक्चर इतना ही था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी और जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे हमने सब पढ़ लिए। तो आप ये लेक्चर को स्टार्ट पार्ट 1 से करिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चल जाए, और मैं आशा करती हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज इसे अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।